गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.6 व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन रोकड़ बही। और आज का हमारा टॉपिक है प्रति प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ या कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं और वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिनमें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज करते हैं या कर सकते हैं और उन्हें हम किस तरह से करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रति प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ क्या होती हैं। द्विस्तंभी रोकड़ बही में रोकड़ स्तंभ रोकड़ खाते का और बैंक स्तंभ बैंक खाते का कार्य करता है। इस बही में कुछ ऐसे लेन देनों की प्रविष्टियाँ की जाती है जिनका प्रभाव रोकड़ व बैंक दोनों खातों पर पड़ता है और उनका दौरा लेखा रोकड़ बही में ही पूरा हो जाता है, अर्थात रोकड़ बही के दोनों ही पक्षों में लिखे जाते हैं, परंतु उनके स्तंभ अलग अलग होते हैं। अतः ऐसी प्रविष्टियाँ जो एक ही तिथि को विपरीत पक्षों में की जाती हैं विपरीत प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। विपरीत प्रविष्टियों को विमुख प्रविष्टियाँ या प्रति प्रविष्टियाँ भी कहते हैं। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है, इसमें हमारे अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्राप्ति पक्ष है उसमें भी हमारे अमाउंट के दो कॉलम के एक कैश और एक बैंक, और भुगतान पक्ष उसमें भी अमाउंट के दो कॉलम एक कैश और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। इसमें जो कैश का कॉलम है वो हमारे कैश अकाउंट को और जो बैंक का कॉलम है वो हमारे बैंक अकाउंट का कार्य करता है। और इसमें ऐसे लेन देन किए जाते हैं या इस बही में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे कैश और बैंक दोनों पर पड़ता है, यानी हमारे दोनों खातों पर या दोनों कॉलमों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब हम उनकी प्रविष्टियाँ इसमें कर देते हैं तो यह हमारा द्वला लेखा यानी जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है वो यहाँ पूरा हो जाता है, अर्थात रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखी जाती हैं, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका प्रभाव हमारे रोकड़ और बैंक पर पड़ने वाला है, ऐसे व्यवहारों को हम इस रोकड़ बही में दोनों पक्षों में उसको लिख देते हैं। लेकिन आपको जैसा पता ही है कि इसमें अलग अलग कॉलम होते हैं, तो कैश का कैश के कॉलम में, बैंक का बैंक के कॉलम में, यानी अलग अलग कॉलमों में उनको लिख दिया जाता है। और इस तरह की जो प्रविष्टियां हैं जो एक ही तिथि को हो रही हैं, यानी एक ही डेट पर ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे कैश और बैंक कॉलम को इफेक्टेड करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, और उनको लिखना ही हमारा प्रति प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ कहलाता है। इन्हें हम विमुख प्रविष्टियों के नाम से या प्रति प्रविष्टियों के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। तो विपरीत प्रविष्टियों की खतौनी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ऐसे लेन देनों का लेखा रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष में करके बंद कर दिया जाता है। यानी जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, विपरीत प्रविष्टियाँ हैं, इनकी लेजर पोस्टिंग की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो इस तरह के ट्रांजेक्शन है उन्हें हम प्राप्ति और भुगतान पक्ष में लिखकर उसे बंद कर देते हैं। इस तथ्य को इंगित करने के लिए, इसको यानी जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है इसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम जो कैश बुक में लेजर फॉलियो का कॉलम होता है उसमें हमें हिंदी में अगर हम सवाल करते हैं तो बी, छोटा वाला बी, और अंग्रेजी में अगर हम सवाल करते हैं तो कैपिटल सी लिखकर इसे लिख दिया जाता है। यानी इसमें हमें लेजर फॉलियो के कॉलम में बी और इंग्लिश में सी लिख दिया जाता है, जिससे खतौनी करते समय यह जानकारी हो जाए कि यह विपरीत प्रविष्टि है और इसकी खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टियाँ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनकी हमें प्रति प्रविष्टियाँ करनी होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी होती हैं। तो इसमें पहला है बैंक पर रोकड़ जमा करने पर, दूसरा है व्यापार में प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि को कुछ दिन बाद बैंक में जमा करने पर, और तीसरा है बैंक से कार्यालय के लिए रोकड़ निकालने पर। तो ये तीन प्रमुख ट्रांजैक्शन है जिनका हमें प्रति प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है। तो पहले पढ़ते हैं बैंक में रोकड़ जमा करने पर। तो जब बैंक पर रोकड़ जमा की जाती है तो इस लेन देन का प्रभाव दो खातों रोकड़ और बैंक खाते पर पड़ता है। बैंक में रोकड़ पहुंचती है और व्यापार से रोकड़ जाती है, अतः रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष की और विवरण स्तंभ में टू कैश लिखकर बैंक कॉलम में अमाउंट लिखी जाती है, और भुगतान पक्ष की ओर विवरण के कॉलम में बाय बैंक लिखकर रोकड़ के कॉलम में रकम लिखी जाती है। यानी जब हम बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में
इसका प्रभाव हमारे कैश और बैंक कॉलम दोनों पर पड़ता है। जब भी हम बैंक में रोकड़ जमा करते हैं तो व्यापार से रोकड़ जाएगी और बैंक में रोकड़ पहुंचेगी। तो जब व्यापार से रोकड़ जाती है तो इसका जो लेखा है, इसकी जो एंट्री है वो हम भुगतान पक्ष में करेंगे और वहाँ हम लिखेंगे टू, उसमें हम लिखेंगे बाय बैंक, यानी हमारे यहाँ से पैसा गया लेकिन कहाँ गया, बैंक में, तो इसलिए हमने लिखा बाय बैंक। और अमाउंट इसकी कैश के कॉलम में आएगी क्योंकि बैंक में, इसका मतलब ये लिखा कि बैंक में हमने कैश जमा किया। और इसी तरह से प्राप्ति पक्ष में भी इसकी हमें एंट्री करनी होगी सेम डेट को। तो इस कंडीशन में यहाँ प्राप्ति पक्ष में टू कैश लिखकर बैंक के कॉलम में इसकी अमाउंट को लिखते हैं, जो ये शो करता है कि हमारे द्वारा जो प्रति प्रविष्टि की गई, ये हमारे द्वारा जो बैंक में रोकड़ जमा हुई, तो इसलिए हमने प्राप्ति पक्ष में लिखा टू कैश और बैंक अमाउंट लिखा हमने बैंक के कॉलम में, यानी बैंक के कॉलम में पैसा प्राप्त हुआ और हमारे यहाँ से पैसा बैंक में गया। और साथ ही ये ट्रांजैक्शन करने के बाद लेजर फॉलो के कॉलम में हमें वही सी लिखना होता है, तो हम इसमें इन दोनों ट्रांजैक्शन के सामने लेजर फॉलो के कॉलम में सी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें ये याद रहे कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी क्रम में दूसरा है बैंक से कार्यालय के लिए रोकड़ निकालना। अब अभी हमने बैंक में रुपया जमा किया था, अब बैंक से हम रुपया निकाल रहे हैं, तो ये जिस तरह से रुपया जमा किया था ठीक उसके विपरीत परिस्थिति इसमें होगी कि हमारे पास बैंक से पैसा आया, हमारे पास आया तो हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे टू बैंक और इसकी अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में। और इसी तरह से भुगतान पक्ष में हम लिखेंगे बाय कैश और अमाउंट लिखी जाएगी इसकी बैंक के कॉलम में, यानी टू बैंक लिखकर कैश के कॉलम में अमाउंट, बाय कैश लिखकर बैंक के कॉलम में अमाउंट। और लेजर फॉलो के कॉलम में सी, जो ये शो करेगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकला और हमारे पास आया। इसी क्रम में तीसरी है व्यापार में प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि को कुछ दिन बाद बैंक में जमा करना। जब व्यापार में प्राप्त चेक आदि उसी दिन बैंक में संग्रह के लिए नहीं भेजे जाते तो उनकी रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में रोकड़ स्तंभ में प्रविष्टि करते हैं। अतः जब ऐसे चेकों को बाद में संग्रह के लिए भेजा जाता है तो उसकी प्रविष्टि उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार रोकड़ी रुपया बैंक में जमा करने पर होती है, अर्थात रोकड़ बही के भुगतान पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में बाय बैंक लिखकर रोकड़ स्तंभ में रकम लिखी जाती है और प्राप्ति पक्ष की विवरण स्तंभ में टू कैश लिखकर बैंक स्तंभ में रकम लिखी जाती है। तो जो व्यापार में कभी कभी क्या होता है, हमें चेक ड्राफ्ट आदि मिलते हैं लेकिन किसी कारणवश हम उन चेक या ड्राफ्ट को उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन प्राप्त चेक या ड्राफ्ट को हम उस समय रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में उनको लिखकर और उनको रोकड़ में शामिल कर लेते हैं। और फिर जब हमें समय होता है तो कुछ दिन पश्चात हम उन प्राप्त चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा करते हैं, बैंक में संग्रह के लिए भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रविष्टि ठीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार बैंक में रोकड़ जमा करने पर की जाती थी, यानी प्राप्ति पक्ष में हम टू कैश लिखकर अमाउंट को बैंक के कॉलम में लिखेंगे और बाय बैंक लिखकर, यानी भुगतान पक्ष में बाय बैंक लिखकर इसकी जो अमाउंट होगी, इसकी जो राशि होगी उसे हम कैश के कॉलम में शो करेंगे। तो इस तरीके से हम ये तीनों तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा एंट्री में मुख्यतः ये तीन तरह की ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जिनमें बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना और प्राप्त चेक या ड्राफ्ट कुछ दिन बाद बैंक में संग्रह हेतु भेजना। जो आपको स्टूडेंट समझ में आए होंगे, इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो आप संपर्क करें। सो थैंक यू।